नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। आम बजट पेश हो चुका है और अब बाजार में आगे आपको क्या करना चाहिए, आज के ऐलान देखकर यहां से आगे की रणनीति क्या रहेगी, आपको कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, इसी पर रहेगा हमारा फोकस। हम आपको बताएंगे क्या खरीदे क्या बेचे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें बजट में वो कौन सी बड़ी हाइलाइट्स थी जिस पर सभी की नजरें और बाजार इंडस्ट्री ने इस पर सीधा रिएक्शन दिया। तो सबसे पहले रेडार पर था वो 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड पर 10% का टैक्स। ये एक बहुत बड़ा झटका जरूर साबित हुआ, बाजार इससे नाखुश था। वहीं ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए भी एसटीटी बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। इसके अलावा छोटी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर 1% का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जिसका असर हमने देखा स्टॉक्स में देखा गया। साथ ही डीजल कारों पर भी 2.5%, एसयूवीज पर 4% का इंफ्रा सेस, यानी कि गाड़ी खरीदना महंगा, जो ऑटो कंपनियों के लिए एक नेगेटिव है। बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए ही सैंक्शन किए गए हैं और बाजार उससे कहीं ज्यादा के अमाउंट का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ ज्यादातर तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 10 से 15% तक एक्साइज ड्यूटी लगने वाली है, जिसके चलते आईटीसी पर आज हमने देखा दबाव देखने को मिला। और देश में बने फूड प्रोडक्ट्स में एफआईपीबी रूट के जरिए 100% एफडीआई की मंजूरी, जो एक राहत जरूर है। एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, अब 8% से के बजाय 14% की गई है और एल्यूमिनियम पर एक्साइज ड्यूटी 5% से बढ़कर 7.5%। वहीं मनरेगा के लिए तगड़ा आवंटन होता दिखाई दिया 38,500 करोड़ का। अब यहां से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि इस बजट को देखिए तय करना है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर रखे जाएं, किनको फायदा मिलेगा और कौन से स्टॉक्स को आप निकाल सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट्स के अविनाश गोरक्षकर। आप सभी का स्वागत है। अविनाश, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आप ही से करूंगी। रूरल थ्रस्ट दिया गया है, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा पैसा फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, ग्रामीण इनकम भी थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में क्या इसी फोकस को ध्यान में रखकर आपकी पहली पिक है पीआई इंडस्ट्रीज? बिल्कुल हर्षदा, आई थिंक ये बजट अगर हम सही मायने में कहें तो एक किसान के लिए बेसिकली एक अच्छा बोनांजा है, क्योंकि एग्रीकल्चर का फोकस ज़्यादा रख के ही ये बजट प्रपोज किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। और मैं समझता हूँ कि पीआई इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। नॉट ओनली ये क्रॉप प्रोटेक्शन में काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है, एग्रो और पेस्टिसाइड्स में ऑलरेडी अच्छी मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। इनका फार्मा फोकस भी है। जिस प्रकार के इनके प्रोडक्ट्स है और जिस प्रकार के इनके यूसेज है, स्पेशली कैश क्रॉप्स को लेके, मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली बेनिफिट इनको मिलेगा वाया वॉल्यूम ग्रोथ, बट ऑब्वियसली फ्रॉम द मार्जिन एक्सपेंशन। और मुझे लग रहा है कि अगर नेक्स्ट एक साल की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 670-680 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। क्वालिटी मैनेजमेंट है और एफआईआईज भी काफ़ी इस शेयर को पसंद करते हैं। तो ओवरऑल अर्निंग्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख के ये शेयर डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। चले, तो पहली पिक आपके लिए हाजिर हो रही है पीआई इंडस्ट्रीज। ग्रामीण इलाकों में ही कंपनी काम करती है और इस बजट का फायदा इनको जरूर मिलेगा। रिटेल निवेशकों के लिए उम्दा पिक है। याद रखिए एफआईआईज का भी पसंदीदा शेयर रहा है, तो अच्छे यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। 680 का टारगेट इस स्टॉक के लिए। मयूरेश, बताइए आपने जो स्टॉक चुना है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ग्रामीण इलाकों में और सेमी अर्बन एरियाज में लो कॉस्ट हाउसिंग का थ्रस्ट है इस सरकार का, क्या उसका ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा इस स्टॉक को, और यहां से आगे कितना भाग सकता है ये? बिल्कुल, और जैसे गवर्नमेंट का थ्रस्ट हुआ है फर्स्ट होम बायर्स के लिए एडिशनल एग्जेम्पशन ऑफ अराउंड 50,000 ऑड रुपीज़, मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। काफ़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो सेमी अर्बन और टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एक बिजनेस मॉडल है, 97% ऑफ देयर एडवांसेज आर टू रिटेल, सिर्फ 3% डेवलपर लोन की तरफ है। एसेट क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। मुझे लगता है आई थिंक जो प्रेशर्स फेस किए हैं काफ़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शायद आई थिंक बेहतर प्रदर्शन दिखाया है ये फ्रंट पे। तीसरी बात, अगर हम देखें जो गवर्नमेंट की एक टारगेट रही है फिस्कल कंसोलिडेशन की फॉर FY 17 3.5%, डेफिनेटली आरबीआई का एक पॉजिटिव मूव आएगा। अगर रेट कट्स होते हैं तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग एलआईसी हाउसिंग के लिए कुछ हद तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आई थिंक इनकी जो निम्स और स्प्रेड्स हैं आई थिंक दे कैन बी मेंटेन एंड इनफैक्ट दे विल एक्सपैंड ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो मुझे लगता है जो अर्निंग्स ग्रोथ की कंपनी पोस्ट कर सकती है अगले 2 सालों में काफ़ी सब्सटैंशियल हो सकती है। इंडियन फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव मुझे लगता है 1.9 टाइम्स
प्राइस टू बुक FY17 नंबर्स पे काफ़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है टारगेट ऑफ 540 ओवर द नेक्स्ट 15 मंथ्स LIC हाउसिंग फाइनेंस पे इज नॉट रूल्ड आउट। चले 540 का प्राइस टारगेट LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये वैसे भी लाइमलाइट में था शेयर, आज भी 3% की तेजी और आगे और भागेगा। 540 के टारगेट के लिए आप तेजी जरूर कर सकते हैं। संदीप जैन भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। संदीप, आपकी पहली पिक क्या है इस बजट के बाद? तो ये मेरी भी हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से ही है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जो कि बहुत ही सस्ती लगते हैं मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से, और जो अगर ग्रोथ देखें तो बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से काफी फास्टर गति से ये ग्रो कर रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है इनफैक्ट इस सेगमेंट की, और सेकंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया की भी, और AAA रेटेड कंपनी है। और ओवरऑल इन्होंने एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्रमोट किया आधार बोल के, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे इस बजट में फोकस है उसका सर्टेनली ये कंपनी एक सबसे बड़ी बेनिफिशियरियों में से एक रहेगी। जिस तरीके से छोटे इनफैक्ट जो प्लॉट्स है उन पे कंस्ट्रक्शन पे सर्विस टैक्स की रियायत है, फिर जिस तरीके से 50,000 की छूट और दी है फर्स्ट होम बायर्स को, इनफैक्ट और छूट दी गई है। इन सबको देखते हुए लगता है कि ये कंपनी को बहुत बेनिफिट है इस पर्टिकुलर बजट से। और पी करीब 6 सवा 6 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, प्राइस टू बुक 1 से नीचे है, जो कि दूसरी कंपनियों का अगर HDFC की बात करें तो 3.7 है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 2.62 है, ग्रुप फाइनेंस तो करीब 12 टाइम्स पे चल रहा है। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि, और जो ग्रोथ कंपनी ने दी है करीब 35% की ग्रोथ है पिछले 3 साल की कैगर अगर बोले, और प्रॉफिट करीब 27-28% की। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अंडर परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक का रहा है और जो पिटाई हुई है स्टॉक की, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और बहुत आराम से ये स्टॉक यहां से मेरे हिसाब से 200 रुपए तक का लेवल 6 से 9 महीने की अवधि में छू सकता है। चलिए 6 से 9 महीनों में 200 तक के लेवल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पिक्स आई हैं लो कॉस्ट हाउसिंग से जुड़ी हुई। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को फायदा मिलेगा, इसी थीम का फायदा मेरे ख्याल में सिंटेक्स को भी दिखेगा। शायद यही वजह है आपने इसे चुना है अविनाश? बिल्कुल हर्षदा, इनफैक्ट अगर हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का मॉडल देखें तो ज़्यादातर रूरल बेस इनका काफ़ी स्ट्रांग है। स्पेशली अगर हम वाटर टैंक्स या मोनोलिथ बिजनेस की बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों बिजनेस को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जिस प्रकार का एलोकेशन स्वच्छ भारत के लिए करीबन 9,000 करोड़ का इस बजट में एलोकेट किया है, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन काफ़ी टाइम तक मार्केट प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका बेनिफिट सिंटेक्स को मिलेगा, मेरे ख्याल से FY17 में हो सकता है कि कुछ ऑर्डर्स फ्लो आ जाए। और अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स लगातार लास्ट 2 क्वार्टर से भले ही मॉडरेटली ग्रो करें, लेकिन शेयर की प्राइस में काफ़ी गिरावट आई है, करीबन 105-110 से शेयर अभी 65 रुपये चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स रिकवरी आएगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा तो डेफिनेटली मार्जिन में भी बेनिफिट होगा। और करीबन 85-90 का टारगेट प्राइस अगर हम नेक्स्ट 12 मंथ्स की अगर व्यू ले तो डेफिनेटली ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है। चलो, तो सिंटेक्स एक और पसंद है हमारे जानकारों की, जहां पर उम्दा रिटर्न्स मिलेंगे। 90 का टारगेट फिलहाल दे रहे हैं। तो अब तक आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा थ्रस्ट है, वहीं पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए रूरल और लो कॉस्ट हाउसिंग की थीम हमारे जानकार पकड़ रहे हैं। तो आपको बता दें वो 4 स्टॉक जो हमारे जानकारों ने अब तक आपके लिए चुने हैं। PI इंडस्ट्रीज 680 के टारगेट के लिए अविनाश ने कहा है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज भी इनकी पसंद है, 90 का टारगेट। संदीप और मयूरेश ने यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां चुनी है। तो मयूरेश की पहली पिक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, 540 का टारगेट, और संदीप ने चुना है दीवान हाउसिंग फाइनेंस को, जिसमें भी तगड़े रिटर्न्स मिलेंगे और 190 और लगभग 200 का टारगेट आप कह सकते हैं ये स्टॉक दिलाएगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या कुछ दूसरे सेक्टर्स में भी ऐसे ही उम्दा पिक्स मिलेंगे, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। सरकार ने अगले साल के लिए अपना बजट पेश कर दिया और आप कह सकते हैं ये लोक लुभावन तो नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा फोकस करता हुआ जरूर दिखाई दिया है। हालांकि लग्जरी आइटम्स पर बड़ा टैक्स मिला है और उससे शहर के लोगों को थोड़ा झटका जरूर मिला है, क्योंकि वहां पर हमने कोई इनकम टैक्स में रियायत भी मिलते हुए नहीं देखी है, जिसकी उम्मीद बाजार लगाए बैठा था या फिर पूरी जनता लगाए बैठी थी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किन स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं इस बजट के बाद, जहां पर रनअवे रैली तो नहीं देखने को मिली, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग थीम जरूर उभर कर आई हैं। हम बात कर रहे थे लो कॉस्ट हाउसिंग की, ग्रामीण इलाकों में जो थ्रस्ट आया है, जितना निवेश यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। संदीप, उसी पर मैं आपकी अगली पिक जानना चाहूंगी, कौन सी है और किस तरह के रिटर्न्स?
देखिए, मैंने ये स्टॉक काफी बार आपके चैनल पे दिया हुआ और हर बार टारगेट्स अचीव हुए और वापस से जब करेक्शन आता तो नीचे मिलता है तो सर्टेनली देने का फिर से मन हो जाता है और इस बार है और बहुत जबरदस्त तरीके से लाइमलाइट में ये स्टॉक रहा है पूरे बजट में ही, बजट के पहले भी और बजट के बाद भी और बजट के दौरान भी, वो है इरिगेशन। और बट मैं इसका जेन इरिगेशन का डीवीआर वर्जन लूंगा। जब से टाटा मोटर्स डीवीआर आया है निफ्टी के अंदर, तो एक तरीके से डीवीआर जो एज अ क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसको एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिली है और विजिबिलिटी मिली है। इनफैक्ट पास्ट में भी देखा है कि डीवीआर और मेन शेयर का काफी डिस्काउंट रहता है, बट ये धीरे धीरे नैरो डाउन हुआ है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स डीवीआर का जब 55% से लेकर अब 15-20% तक रह गया है, तो ऐसा लगता है कि जेन इरिगेशन जो करीब 56-57 रुपए के लगभग है, उसके सामने 40 रुपए है। और फिर जेन इरिगेशन की अगर मेन शेयर की बात करें, ओवरऑल कंपनी की बात करें, तो बहुत ही जबरदस्त बेनिफिशियरी है इस बजट का एक तरीके से। और करीब 28.5 लाख हेक्टेयर सरकार इरिगेशन के अंडर में लाना चाहती है और फिर एक डेडिकेटेड इरिगेशन फंड बनाया नाबार्ड के अंडर में करीब 20,000 करोड़ का। और जिस तरीके से रूरल एरियाज पे फोकस है, एग्रीकल्चर पे फोकस है, टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट फार्मर्स को मिले, इन सब पे फोकस को देखते हुए लगता है कि इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है। और जिस तरीके से इस शेयर में भी डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखती है और करेक्शन के साथ पिटाई हुई है, और आज इनफैक्ट बजट स्पीच के पहले तो बहुत जबरदस्त एक उछाल दिया था ये स्टॉक, फिर दौरान बजट के दौरान ये नीचे आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेने में कोई बुराई नहीं है। 35-36 रुपए का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक में और 50 रुपए का टारगेट बिल्कुल लगाएं 6 से 9 महीने की अवधि में। जेन इरिगेशन का डीवीआर ले, ये है फिलहाल 9 महीनों के लिए पिक और 50 के टारगेट के लिए आप इसमें पैसा जरूर लगा सकते हैं। अविनाश हमारे साथ है। अविनाश, आपकी अगली पिक है अशोक लेलैंड, इसके पीछे थीम क्या रहेगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर्षदा, अगर ऑटो स्पेस में हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में लकीली कोई मेजर चेंजेस आए नहीं है, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट है वहाँ पे सजेस्ट किया है कि कोई बड़े चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का डिमांड कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से कह रहा है कि 15 साल पुराने जो कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स है वो स्क्रैप किए जाए, तो शायद वहाँ पे अभी नहीं, बट मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में कहीं ना कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट निकालेगी, क्योंकि ये एनवायरमेंट काफी बड़ा एक इशू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी पैसा मनरेगा के लिए या टिपिकली रोड्स के लिए जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है अगर वो रूरल में भी स्पेंड होता है या टायर 2 टायर 3 सिटीज में हाउसिंग डिमांड होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो विद इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस ये जो हेल्दी ग्रोथ डबल डिजिट में हमने देखी है, उसका फायदा डेफिनेटली अशोक लेलैंड को मिलेगा। अभी प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, अराउंड 87 है। मैं हमारे ख्याल से कम 15 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 साल के लिए कंफर्टेबली आएगी और वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट होगा, तो यहाँ पे कम से कम 105 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। ओके, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म निवेश अच्छा पिक अविनाश ने दिया है। 105 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में पैसे लगाने की सलाह। मयूरेश, जो आपने लिस्ट भेजी है उसमें अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट का। अब इसको चुनने के पीछे क्या थीम रहेगी और अब आपको क्या लग रहा है किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे इस शेयर में? ड्यूअल थीम इनफैक्ट जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि नेशन वाइड प्रेजेंस है इनका एट अराउंड 71.2 MTP है एक्सपेक्टेड FY7 कैपेसिटी। तो क्लियरली आई थिंक जो फोकस रहेगा, बिकॉज 2/3 ऑफ द सीमेंट डिमांड कम्स फ्रॉम हाउसिंग और बाकी का डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आता है। अगर जो स्टॉल्ड और ब्लॉक प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक दे स्टार्ट बिकमिंग फंक्शनल, मुझे लगता है आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनी आई थिंक एक बहुत क्लियर बेनिफिशियरी हो सकती है। नंबर्स भी काफ़ी आई थिंक इंप्रेसिव थे, EBITDA मार्जिन्स जो उन्होंने पोस्ट किए थे, वी स्टिल बिलीव बिकॉज ऑफ बिनाइन इनपुट कॉस्ट और जैसे इनके पेटकोक का कंजम्पशन बढ़ेगा, आवर ओन टेक इज दैट अर्निंग्स ग्रोथ कैन बी क्वाइट स्टुपेंडस। दूसरी बात देखिए, जो कल इनका एक एक्विजिशन की बात आई थी ओवर द वीकेंड, दैट कैन बी वैल्यू एक्रेटिव गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जैसे इन्होंने एसेट्स एक्वायर किए हैं, दे हैव एक्वायर्ड दैट एट एन EV टू टर्न ऑफ अराउंड $110-115। तो मुझे लगता है जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, विच इज एनीवेयर बिटवीन 145 to 150, काफी चीप एसेट्स मिले हैं विच आर रेडी टू यूज एंड दे कैन बी इजीली वैल्यू एक्रेटिव। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट बोथ फ्रॉम perspective of the settled government reforms as well as expected demand और volume recovery की जो हम expectation रख रहे हैं अगले 2 से 3 क्वार्टर में, एक clear beneficiary हो सकता है। तो long term investors can definitely have a look at this stock on declines with a target of 3200 in the next 12 months। 3200 का टारगेट और ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। लो कॉस्ट हाउसिंग का फायदा जाहिर तौर पर रियल एस्टेट कंपनियों को मिलेगा, लेकिन ज्यादा एक्शन हम देखेंगे सीमेंट के ऑफ टेक में बनता हुआ दिखाई देगा। संदीप, वेरी क्विकली, सेरा सैनिटरी वेयर उसी के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे?
देखिए, मेरे भी एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन था कि मैं सेरा सैनिटरी वेयर लूँ या इंडिया सीमेंट्स लूँ। अच्छा हुआ कि मैंने इंडिया सीमेंट्स लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मयूरेश ने सीमेंट सेक्टर से कंपनी दी है और वापस से कॉमन हो जाता। बट अगेन, सेरा सैनिटरी वेयर की अगर बात करूँ तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है अपने सेगमेंट में, सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री की। इनफैक्ट इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों की ग्रोथ अगर कैगर की बात करें तो करीब 37% की रेट से ग्रो की है, और पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स में भी करीब 29% की नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ आई है। डेट टू इक्विटी रेशियो एज कंपेयर टू जो बड़े प्लेयर्स हैं, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर है, उससे काफी कम है, 0.2 है, और बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट दिखती है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर के लेवल से इस स्टॉक में भी करेक्शन आया, मार्केट के करेक्शन के साथ करीब 3000 के लगभग भाव थे, और वहां से ये आधे भाव पे आ चुका। और आज इनफैक्ट पिछले 1-2 दिनों में भी अच्छी चाल दी, और आज भी इनफैक्ट मार्केट में पॉजिटिवली ये बंद हुआ है। काफी वॉलेटाइल था मार्केट, बट वॉलेटिलिटी के साथ इस पर्टिकुलर स्टॉक में रेजिलियंस दिखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल जो सरकार का फोकस है सैनिटेशन के ऊपर, और पर्टिकुलरली लो कॉस्ट हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में भी आने वाले दिनों में एक अच्छा टारगेट अचीव किया जा सकता है, करीब 2200 रुपए का, और 9 महीने का कम से कम टाइम फ्रेम रखें। 2200 का टारगेट ये है सेरा सैनिटरी वेयर। और आखिरी 1 मिनट बचा है कार्यक्रम में, वेरी क्विकली आईआरबी इंफ्रा, अविनाश क्या टारगेट्स रहेंगे? आईआरबी इंफ्रा में हमको लगता है कि कम से कम नेक्स्ट 1 ईयर में अराउंड 240-250 का टारगेट बनता है। और जिस प्रकार का फोकस रोड्स पे इस बजट पे आया है, मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली एग्जिस्टिंग वॉल्यूम जो रन रेट है उससे भी कई अच्छी रन रेट हमको आने वाले साल में देखने को मिलेगी। आईआरबी सबसे बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है और हमें लग रहा है कि इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा, तो डेफिनेटली इस प्राइस पे खरीदना चाहिए, अच्छा अपसाइड मिलेगा। मयूरेश, सद्भाव इंजीनियरिंग इंफ्रा कंपनी आपने चुनी है, यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे? जैसे अविनाश थीम कंटिन्यू कर रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक एक क्लियर बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि जैसे ग्रामीण सड़क योजना की घोषणा हुई है, 19,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, रोड्स एंड हाईवेज में 55,000 करोड़ का, मुझे लगता है एक क्लियर बेनिफिशियरी इंपैक्ट आ सकता है ईपीसी और बॉट प्लेस पे। हाँ, आई थिंक डेट लेवल्स थोड़ी हाई है कंपनी के, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में, मुझे लगता है कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, और उसकी वजह से आई थिंक जो डेट लेवल्स कम होंगे, दैट विल डेफिनेटली हैव अ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज। सिलेक्टिवली बिड कर रही है कंपनी, सो इन दैट सेंस आई थिंक जो इक्विटी आईआरआर की हम बात कर रहे हैं वो भी काफी इंप्रेसिव हो सकते हैं। वैल्यूएशंस के तौर पे आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, इसलिए मुझे लगता है सद्भाव इंजीनियरिंग एक बहुत बेहतरीन पिक हो सकती है डिक्लाइंस पे, विद अ टारगेट ऑफ 289 फॉर द नेक्स्ट 15 to 18 मंथ्स। 289 का टारगेट। तो इंफ्रा और ग्रामीण इलाकों में जो कंपनियां घर बना रही हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस का काम दे रही है, और ग्रामीण इलाकों से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, चाहे आप वो जैन इरिगेशन कहें, सिंटेक्स कहें, पीआई इंडस्ट्री कहें, उनमें आप पैसा लगाएंगे तो बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए खास ये 9 पिक्स निकालने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।